बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी में कल हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। काफी टॉपिक हमने इसके पढ़ लिए थे, थोड़ा सा उनको रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज मैंने आपको समझाई वो थी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि चीजों को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो। यानी अगर आप एक चीज को उठाओ और दूसरी जगह लेकर चले जाओ, इसको आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे हो, यूनिसेलुलर हो, माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी होता है ट्रांसपोर्टेशन। और जो बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि इंसान हो गया, प्लांट्स हो गए, इनमें भी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो है एनवायरनमेंट से चीजों को अपनी बॉडी के अंदर भी लाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से चीजों को एनवायरनमेंट में भी लेकर जाते हैं। और फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंसेज या चीजें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, ये ट्रांसपोर्टेशन तो करते हैं। हवा यानी कि अपने एनवायरनमेंट से चीजों को अपनी बॉडी के अंदर ले आएंगे या अपनी बॉडी के अंदर से चीजों को बाहर ले जाएंगे, मूव करते हैं चीजों को। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जी सिंपल जो प्रोसेस होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इन प्रोसेस के जरिए करते हैं। इनकी बॉडी छोटी होती है इसलिए इनकी बॉडी के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ये सिंपल प्रोसेस के जरिए जो है ना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के जरिए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। लेकिन ये जो बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, इनके अंदर बकायदा ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बड़ी होती है। ये एक जगह अपने एनवायरनमेंट से चीजों को लेकर अंदर आ जाते हैं और फिर अंदर भी, अपनी बॉडी के अंदर भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। बताया था मैंने आपको कि जैसे इंसानों की बात करें तो हम ऑक्सीजन गैस को अपने लंग्स तक ले आते हैं, हवा से, एनवायरनमेंट से लंग्स तक लेकर आ गए। फिर लंग्स से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो लंग्स से हमारी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जबकि बड़े ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर ये सिंपल प्रोसेस भी पाए जाते हैं और सिस्टम भी पाया जाता है। फिर हमने बात की थी कि ये सिंपल प्रोसेस जो बताया मैंने आपको ये क्या थे, इनको थोड़ा सा रिपीट किया हमने। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स जो है, चीजें जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है, यानी जिधर ज्यादा है वहां से मूव करके जहां कम है वहां जाए, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बगैर एनर्जी के ये प्रोसेस हो जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का होता है, एक कहलाता है ऑस्मोसिस, एक कहलाता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में भी मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसेंट, ऑस्मोसिस में ऑक्सीजन या ये जो गैसेस होते हैं ना, इनके मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको आप डिफ्यूजन कहते हो, सॉरी। जबकि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करें। ठीक है, तो दोनों के अंदर हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं। बस डिफ्यूजन में गैसेस वगैरह के मॉलिक्यूल्स जाते हैं और ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव का अपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी जहां कम है ना वहां से मूव करके जहां ज्यादा है वहां जाएंगे। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी लगती है, बगैर एनर्जी के ये नहीं हो सकता। ठीक है, बगैर एनर्जी के ये नहीं हो सकता। तो ये वो सिंपल प्रोसेस है जिनके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, अपनी बॉडी के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ फिर, ठीक है? वैसे नेट इशू होगा, वैसे मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। तो ये तो वो प्रोसेस हो गए जो मैंने आपको कल बताया थे। फिर हमने कल मजीद बात की थी आगे, हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। प्लांट्स भी चीजें अपने एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर भी लाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है तो फिर अपनी बॉडी के अंदर भी ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पौधों के अंदर किन किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो मैंने आपको इसका जवाब दिया था, चार चीजें हैं, वाटर, मिनरल, गैसेस एंड फूड। वाटर, पानी, मिनरल्स जो है वो वाटर के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, लिहाजा जहां जहां वाटर जाएगा वहां वहां मिनरल्स भी जाते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज है जी वाटर और मिनरल्स। प्लांट सबसे पहले इन वाटर और मिनरल्स को एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर लाएगा और फिर अपनी बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी तरह गैसेस भी एनवायरनमेंट से आपके प्लांट की बॉडी के अंदर आएंगी या अंदर से बाहर जाएंगी। और फूड तो एनवायरनमेंट से नहीं लेता, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉप होता है, प्लांट अपना फूड खुद तैयार करता है।
लीफ के अंदर। लेकिन लीफ में जो फूड तैयार हुआ है वो पूरी प्लांट बॉडी को चाहिए, लिहाजा फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, फूड भी लीफ से पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, मूव करेगा। तो इन चार चीजों की ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लांट में पाई जाती है। इनके हवाले से मैंने आपको बताया था ये सब एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के, वाटर और उसके अंदर जो मिनरल डिसॉल्व हुए होते हैं, प्लांट ये कहां से एब्जॉर्ब करता है, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। कैसे? बाय रूट्स। ये अपने रूट के जरिए मट्टी में से पानी को और उसके अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व हुए होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब हमारे पास एनवायरमेंट से प्लांट के रूट में पानी आ गया। लेकिन प्लांट के रूट में पानी होता है, लेकिन पानी जो है वो लीफ को चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फिर रूट से पानी जो ट्रांसपोर्ट होता है ना लीफ तक, वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम। जाइलम नाम के टिश्यू के जरिए रूट से पानी कंडक्ट होगा टूवर्ड्स द लीफ। तो ये पानी की जर्नी होती है। पानी आपके सॉइल में मौजूद होता है, रूट के जरिए ये प्लांट की बॉडी के अंदर आ जाता है और फिर रूट से लीफ तक जाता है। कैसे? बाय जाइलम टिश्यू। इसी तरीके से गैसेस की बात करें तो गैसेस आपकी हवा में मौजूद होती हैं। लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, वो खुलते हैं और आपके एनवायरमेंट से, हवा से ये गैसेस आपके लीफ में आ जाती है। ठीक है, तो लीफ जो है वो आपकी गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। लीफ के स्टोमेटा खुलते हैं, हवा में से आपकी गैसेस जो है वो लीफ के अंदर आ जाती है। लीफ ही फोटोसिंथेसिस करता है, लिहाजा ज्यादातर गैसेस लीफ में ही इस्तेमाल हो जाती हैं। और अगर एक सेल से दूसरी सेल को गैस चाहिए होती है तो डिफ्यूजन के जरिए चले जाती है, यानी एक सेल से दूसरी। हेलो सर, उमर जी जी सर, मैं एडमिन से बात। अच्छा, तीसरी चीज हो गई जी फिर फूड। अब प्लांट फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है, और कहाँ होता है प्रिपेयर? लीफ के अंदर। लिहाजा प्लांट को फूड एब्जॉर्ब करने की तो जरूरत नहीं है, वो तो अपने लीफ के अंदर खुद ही तैयार कर लेता है। लेकिन लीफ में जो फूड तैयार हुआ है वो प्लांट की पूरी बॉडी तो चाहिए होता है, लिहाजा फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। और फूड की ट्रांसपोर्टेशन एक और खास किस्म का टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए होती है। तो ये हो गया जी आपके पास प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीजों की होती है, कहां से कहां हो रही है। उसके बाद हमने बात करी रूट्स की। रूट्स की बात करी, ये सब कल का टॉपिक है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। रूट्स के बारे में मैंने आपको इसका पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया। मैंने आपको बताया दो किस्म के पौधे होते हैं, एक कहलाता है मोनोकॉट, एक कहलाता है डाइकॉट। मोनोकॉट की जो रूट्स होती है उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये ऐसी रूट्स होती हैं जो एक ही पॉइंट से सारी निकल रही होती है। जबकि डाइकॉट रूट्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं, डाइकॉट प्लांट की जो रूट्स है उनको हम कहते हैं टैप रूट्स। और टैप रूट्स कैसी होती है जी? वेल ब्रांच होती हैं। इनके अंदर पहले एक मोटी रूट होती है जिसको आप कहते हो प्राइमरी रूट, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं जिनको आप कहते हो सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट्स में से ब्रांचेस निकलती है जिनको आप कहते हो टर्शियरी रूट्स। तो ये बड़ी ब्रांचेस सिस्टम होती है। ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अगर हम टैप रूट के, ये टैप रूट का है, एडवेंटिशियस का नहीं है, टैप रूट के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसके किनारों में मौजूद होते हैं रूट हेयर्स। छोटे छोटे से बाल होते हैं जिनको आप कहते हो रूट हेयर्स। उसके बाद दो तीन टिश्यू की लेयर्स होती है जिनको आप कहते हो एपिडर्मस। ठीक है, ये एपिडर्मस आपके रूट्स को कवर करी हुई होती है। उसके बाद काफी लेयर्स है किस चीज की? कॉर्टेक्स की। और बीच के अंदर एक सेंटर सा डार्क रीजन मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टील, और स्टील में पाया जा रहा होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो रूट का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमने बात करी कि रूट वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो अब वाटर की जर्नी कैसे होती है जी? ये आपका रूट है, इसके बाहर जो है ना वो सॉइल है, और सॉइल में मौजूद है पानी। तो पानी पहले एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर, फिर रूट हेयर से पानी ट्रांसपोर्ट होगा एपिडर्मस में, फिर एपिडर्मस से आएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से आएगा इस एंडोडर्मस में, और फिर इस एंडोडर्मस से आएगा इस जाइलम में, और फिर जाइलम से पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू होगा लीफ तक। तो पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो रही है वाटर की, फ्रॉम रूट हेयर से एपिडर्मस, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से जाइलम, और फिर जाइलम जो है वो आपके पानी को ऊपर चढ़ाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, लिफ्ट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि लिफ्ट का काम होता है ऊपर लेकर जाना। लेकिन पहले आप लिफ्ट तक आओगे, पहले आप लिफ्ट तक चलते 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 आओगे, फिर लिफ्ट आपको ऊपर लेकर जाएगी। इसी तरीके से सॉइल से वाटर जो है पहले चलते 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 जाइलम तक आएगा, और फिर जाइलम इस पानी को ऊपर चढ़ाएगा। तो अब सॉइल से जाइलम तक पानी कैसे आ रहा है? ठीक है, यानी कि यहां से सॉइल से या रूट एयर से होता हुआ जाइलम तक पानी कैसे आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था इस डायग्राम के जरिए।
अब ये आपके पास सॉइल हो गई जी जिसमें पानी मौजूद है, ये आपके पास रूट हेयर हो गया, ये एपिडर्मस का सेल ले लो, ये आपके पास कॉर्टेक्स के सेल हो गए, ये दो कॉर्टेक्स के लगा लो, ये आपका एंडोडर्मस का सेल हो गया और ये आपका जाइलम हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपका सॉइल से वाटर, रूट हेयर, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस से फिर जाइलम, जाइलम से पानी ऊपर चढ़ता है। अब ये वाली जर्नी कैसे होती है? यहाँ होती है जी ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस आपको बताया मैंने अभी भी कि हाई से लो की तरफ वाटर मूव करता है, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा, इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। सबसे पहले आपके पास सॉइल में वाटर है, तो यहाँ हो गई वाटर की हाई कंसेंट्रेशन, रूट के अंदर पानी नहीं है, यहाँ हो गई लो कंसेंट्रेशन। तो वाटर जो है हाई से लो यानी कि सॉइल से रूट हेयर में आ जाएगा। अब आपके रूट हेयर में पानी हो गया लेकिन एपिडर्मस में पानी नहीं है, तो अब रूट हेयर के अंदर हो गई हाई कंसेंट्रेशन, एपिडर्मस के अंदर हो गई लो कंसेंट्रेशन। तो अब हाई से लो यानी कि रूट हेयर से अब आपका पानी कहाँ चला जाएगा? एपिडर्मस तक आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एपिडर्मस में। अब आपका एपिडर्मस के सेल में पानी भर गया, लेकिन ये जो कॉर्टेक्स है इसके वैक्यूल में पानी नहीं है, यानी ये खाली है। तो ये एपिडर्मस का सेल जो है ना, ये हो गई हाई कंसेंट्रेशन और कॉर्टेक्स की हो गई लो कंसेंट्रेशन। तब वही ऑस्मोसिस होगा, हाई से लो, यानी कि अब वाटर ऐसे मूव करेगा और अब एपिडर्मस का सेल जो है वो खाली करता जाएगा अपना पानी और कॉर्टेक्स के सेल में पानी भरता जाएगा। अब थोड़ी बाद क्या होगा जी, कॉर्टेक्स का सेल जो है ना उसके वैक्यूल में पानी भर गया, एपिडर्मस का सेल खाली हो गया। अब इस कॉर्टेक्स और इसके बराबर वाले सेल को देखो, तो कॉर्टेक्स के इस सेल में पानी भरा हुआ है, इस सेल में पानी नहीं है, तो ये ए वाला सेल जो है ये हो गया हाई कंसेंट्रेशन, बी वाला हो गया लो कंसेंट्रेशन। अब फिर दोबारा पानी मूव करेगा और ए से बी जाएगा, अब ए का वैक्यूल खाली हो जाएगा, बी का वैक्यूल भर जाएगा। अब फिर बराबर वाले से कंपेयर करो, तो ये जो कॉर्टेक्स का बी वाला सेल है इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है और इस एंडोडर्मस के सेल में कंसेंट्रेशन नहीं है, पानी की है ही नहीं, पानी खाली है वैक्यूल। तो हाई से लो मूव करेगा फिर दोबारा पानी और अब एंडोडर्मस का वैक्यूल जो है वो भर जाएगा, अब यहाँ पानी आ गया। अब इधर से और आप जाइलम को कंपेयर करो तो जाइलम में पानी नहीं है और एंडोडर्मस में पानी है, तो पानी की कंसेंट्रेशन यहाँ हाई हो गई, यहाँ लो हो गई, तो अब पानी जो है वो जाइलम में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके सॉइल से वाटर मूव करता हुआ, ट्रेवल करता हुआ कहां पर आ गया? जाइलम तक आ गया। अब जाइलम से पानी जो है वो आपका ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ के कहा जाएगा? लीफ तक जाएगा। तो ये तो हो गया जी पानी किस तरीके से रूट जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके अपने जाइलम तक पहुंचा रहा है। आपने देखा कि सॉइल से पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर, रूट हेयर से एपिडर्मस में आया, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मस और वहां से जाइलम में आ गया। इस सारे के अंदर कौन सा प्रोसेस यूज हुआ? ऑस्मोसिस। अब ये जाइलम से ये जो पानी ऊपर चढ़ता है ये हमें समझना पड़ेगा लीफ से। हम लीफ को पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि जाइलम से पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जाइलम से ऊपर पानी कैसे चढ़ रहा है उसको हमें स्टडी करने के लिए हमें पहले लीफ देखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं लीफ की तरफ और यही बात कि जी हमारा जाइलम जो है वो पानी ऊपर कैसे चढ़ाता है। रूट के जाइलम में पानी जमा हो गया, लेकिन रूट के जाइलम से पानी ऊपर ट्रेवल कैसे करके जाएगा लीफ तक, इसको समझने के लिए हमें एक लीफ का छोटा सा प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। पहले ये समझना पड़ेगा, ये समझेंगे फिर जाके हमारे वो बात क्लियर होगी कि रूट के जाइलम में पानी कैसे चढ़ रहा है। तो पहले जरा ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है जी? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। आपके सामने की बात है कि रूट आपका पानी एब्जॉर्ब करके, रूट आपका पानी एब्जॉर्ब करता है और ऊपर चढ़ा के कहां तक लेकर जाता है? लीफ तक। अब रूट कंटिन्यूसली पानी एब्जॉर्ब करता रहता है, ये सारा कंटिन्यूसली होता रहता है, मुस्तकिल तौर पे रूट पानी एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाता रहता है। तो लीफ में पानी ठीक ठाक जमा हो जाता है, काफी पानी जमा हो जाता है लीफ के अंदर। अब इस लीफ के अंदर जो इतना सारा पानी जमा हो गया वो सारा का सारा पानी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होता, थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। अब जो बचा हुआ होता है ना फालतू पानी, एक्सेस वाटर, फालतू पानी, इस फालतू पानी को लीफ जो है वो निकाल देता है, अपनी हवा में निकाल देता है, एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है वेपर्स की सूरत में। वेपर्स की सूरत में, जैसे आपके लंग्स के अंदर गैसेस जमा हो जाती हैं, आप नाक के जरिए जब बाहर सांस लेते हो क्या करते हो आप? आपके लंग्स में जो गैसेस जमा हो गए आपने वो वापस बाहर निकाल दी, वो भी तो एक्सेस गैस है ना, फालतू है, आपने क्या करा? नाक के जरिए बाहर निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही करेगा लीफ भी। लीफ के पास जो इतना सारा पानी जमा हो गया फ्रॉम द रूट, रूट उसको पानी दिए जा रहा है, लीफ के पास इतना सारा जो पानी जमा हो गया है, थोड़ा बहुत उसने इस्तेमाल कर लिया फोटोसिंथेसिस में, जो फालतू पानी होगा बाकी एक्सेस वाटर, लीफ उसको रिलीज कर देता है, हवा में निकाल देता है वेपर्स की सूरत में। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ब्लैक डॉट है ना ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वेपर्स की सूरत में लीफ में से निकलना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन।
लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, फालतू पानी वेपर्स की शक्ल में जाया हो जाए, इस प्रोसेस को आप कह रहे होते हो ट्रांसपायरेशन। अब पौधों में 3 किस्म का ट्रांसपायरेशन होता है, यानी 3 टाइप्स होती है हमारे पास प्लांट में ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अभी तो मैंने लीफ कहा है, लेकिन अभी ध्यान में रखिएगा 3 टाइप्स होती है ट्रांसपायरेशन, यानी कि ये जो प्लांट फालतू पानी लूज कर रहा है वेपर्स की सूरत में, ये 3 किस्म होती है। पहली कहलाती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये क्या होती है जी? इसके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं ना, लीफ के छोटे छोटे सुराख स्टोमेटा, उनके जरिए पानी लूज होता है। स्टोमेटा तो आपने काफी दफा पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ाया आपको मैंने, और रिस्पायरेशन में भी पढ़ाया कि हमारे ये जो लीफ होते हैं ना, ये हमारा लीफ है, इनमें ऐसे छोटे छोटे से, अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको नजर आएगा कि इन लीफ में छोटे छोटे से सुराग होते हैं। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन सुरागों को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये सुराग खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, ओपन भी हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। तो अब वो जो लीफ में फालतू पानी जमा हुआ है, स्टोमेटा खुले और वो फालतू पानी, वो एक्सेस वाटर वेपर्स की सूरत में हवा में निकल रहा है। तो ये जो ट्रांसपायरेशन हुई, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्योंकि इसमें जो वाटर लॉस हो रहा है वो हो रहा है स्टोमेटा ऑफ लीफ से। लीफ के ये जो छोटे छोटे सुराग है ना, इनके जरिए हो रहा है। तो ये वाली ट्रांसपायरेशन कहलाती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। तो अगर लीफ के स्टोमेटा जो है वो फालतू पानी को वेपर्स की सूरत में निकाल रहे हैं, तो ये होती है पहली टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। दूसरी टाइप क्या होती है जी? इसको हम कहते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ये क्यूटिकल लेयर के जरिए होती है। अब ये क्यूटिकल लेयर क्या है? आपकी ये जो लीफ है, ये लीफ है जी। अब ये लीफ के अंदर के जो सेल्स होते हैं, ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, जिनके जरिए फोटोसिंथेसिस होता है। और ऊपर और नीचे की तरफ जो किनारे की लेयर होती है, उनको हम कहते हैं एपिडर्मस। ये अपर एपिडर्मस है, ये लोअर एपिडर्मस है। अब इन अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी हुई होती है। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। नजर आ रहा होगा आपको, ये एपिडर्मस है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर चढ़ी है। अब इन एपिडर्मस में सुराग होते हैं, देखिए नजर आ रहा है आपको, ये स्टोमेटा है। लोअर एपिडर्मस में मैंने बनाया हुआ ये रेस्टोमेटा। इनके जरिए से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो वो तो पहली टाइप होती है स्टोमेटल। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन तो पहली टाइप हो गई कि अगर वाटर वेपर जो है इन स्टोमेटा के जरिए निकले। लेकिन बाज औकात कुछ पानी जो है वो इन एपिडर्मस और क्यूटिकल को क्रॉस करके भी निकल जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए एपिडर्मस में आएगा, फिर इन क्यूटिकल्स को क्रॉस करते हुए यहां से भी निकल जाएगा। तो ये क्यूटिकल की लेयर से जो पानी निकल रहा है, इस वाली ट्रांसपायरेशन को हम कहते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ये कम होती है, ज्यादातर तो आपकी स्टोमेटा वाली होती है, ये बहुत कम होती है, बहरहाल होती है। तो बाज औकात जो फालतू पानी है वो लीफ के स्टोमेटा खुलते हैं और वहां से निकल जाता है। ये पहली ट्रांसपायरेशन हो गई स्टोमेटल। और कुछ ट्रांसपायरेशन, कुछ वाटर लॉस कैसे होता है जी? कि स्टोमेटा के जरिए नहीं होता, बल्कि क्यूटिकल को क्रॉस करके पानी आपका निकल जाएगा। इसको आप कहते हो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। दो हो गई। तीसरी टाइप जो है इसको हम कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अब ये भी सारे पौधों में नहीं होती, कुछ पौधों में होती है। इसमें लेंटिकल्स के जरिए जो है वो वाटर लॉस होता है। लेंटिकल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका स्टेम जो है वो बड़ा ब्राउन हार्ड वुडी टाइप का हो जाता है, दरख्त जिसको हम कहते हैं उर्दू जबान में। जैसे कि नीम का पेड़ होता है, आप उसके स्टेम को देखोगे आगे जाके कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, हार्ड, बड़ा मोटा। तो उनके अंदर, उनके स्टेम में छोटे छोटे से सुराख डिवेलप हो जाते हैं। जब वो वुडी स्टेम बनते हैं ना, तो उनमें ऐसे छोटे छोटे से सुराख डिवेलप हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। ये सब में नहीं होते, क्योंकि आपके सामने हर पौधे का स्टेम जो है वो वुडी नहीं होता। कुछ पौधे होते हैं जिनका स्टेम आगे जाके वुडी बन जाता है, कुछ पौधे होते हैं उनका स्टेम ग्रीन ही रहता है। तो जिनका स्टेम ग्रीन रहता है उनमें लेंटिकल्स नहीं होते, कुछ पौधों में होता है। तो बाजू का उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उनके स्टेम में छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। कुछ पानी जो है, कुछ फालतू पानी इन लेंटिकल्स के जरिए भी निकल जाता है। तो इसको आप कहते हो तीसरी टाइप ट्रांसपायरेशन की, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? पौधों के अंदर जो फालतू पानी होता है, पौधे उसको बाहर निकाल देते हैं वेपर्स की सूरत में। इस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसपायरेशन। 3 किस्म का होता है। पहला, अगर लीफ के स्टोमेटा से पानी लॉस हो रहा है तो आप कहोगे स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। दूसरा, अगर लीफ की क्यूटिकल लेयर से पानी निकल रहा है तो आप कहोगे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और तीसरा, अगर स्टेम में मौजूद लेंटिकल्स से निकल रहा है पानी तो आप कहोगे इसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। याद रखिएगा,
है तो ये 3 टाइप्स, लेकिन प्लांट सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन पहली वाली करता है, स्टोमेटा, तकरीबन 90%। पौधों में 90% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से होती है, और ये लेंटिक्यूलर और क्यूटिकुलर बहुत कम होती है। लेंटिकल्स तो मैंने आपको कहा है ना, हर प्लांट में तो होता भी नहीं है। जिन पौधों में लेंटिकल होगा उनमें भी कम ही होती है लेंटिकल से, ज्यादातर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा वाली ही होती है। तो मेजर ट्रांसपायरेशन आपकी पहली वाली हो जाती है, स्टोमेटन। लिहाजा थोड़ा सा उसको उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, स्टोमेटा वाली ट्रांसपायरेशन को। अब स्टोमेटा देखने से पहले हम लीफ की 3 टाइप्स बना लेते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होता है ना, हमारे एपिडर्मस में पाया जाता है, लेकिन तमाम एपिडर्मस में नहीं होता। अगर मैं आपको वापस वो डायग्राम दिखाऊं, कहां गई ये वाली। अब ये आपका लीफ है, इसकी ये अपर एपिडर्मस है, नीचे वाली जो है वो लोअर एपिडर्मस कहलाती है। कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनकी खाली लोअर एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा होता है, अपर में नहीं होता। कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनकी अपर में स्टोमेटा होता है, लोअर में नहीं होता। और कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनकी दोनों सरफेसिस पे होता है, अपर लेयर में भी होगा और लोअर एपिडर्मस में भी होता है। तो स्टोमेटा किस सरफेस पर मौजूद है उस हिसाब से हमने प्लांट लीफ की 3 टाइप्स बना रखी है। अगर हमारे पास खाली लोअर एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा मौजूद है तो उसको हम कहते हैं बाइफेशियल या हाइपोस्टोमेटस लीफ। मिसाल के तौर पे मैंगो का जो पौधा होता है उसका लीफ जो है वो बाइफेशियल होता है, उनके लीफ में खाली नीचे की सरफेस में लोअर एपिडर्मस में स्टोमेटा मिलेगा। अगर दोनों सरफेसिस पर है, यानी अपर एपिडर्मस में भी है लोअर एपिडर्मस में भी है, जैसे अभी आपको डायग्राम दिखाई थी उसमें अपर में भी था लोअर में भी था, तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं मोनोफेशियल या एम्प्टी स्टोमेटस। मिसाल के तौर पे ये जो मेज होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, भुट्टा, भुट्टे का जो पौधा होता है, मकई, मकई का जो प्लांट होता है उसके लीफ जो है वो मोनोफेशियल होते हैं या एम्फिस्टोमेटस होते हैं। उनके अपर एपिडर्मस में भी होता है स्टोमेटा, लोअर में भी होता है। और अगर खाली अपर एपिडर्मस में है लोअर में नहीं है, खाली ऊपर वाली सरफेस पर है, तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं एपिस्टोमेटस। ठीक है, जैसे वाटर लिली इसकी एग्जाम्पल हो गई। तो 3 किस्म के लीव्स हैं। अगर आपको खाली अपर एपिडर्मस में स्टोमेटा नजर आ रहा है, आप कहोगे ये एपिस्टोमेटस है। अगर खाली लोअर एपिडर्मस में है तो आप कहोगे कि ये हाइपोस्टोमेटस या बाइफेशियल है। और अगर दोनों में है तो आप कहोगे ये एम्फिस्टोमेटस या मोनोफेशियल है। तो ये स्टोमेटा की कहां मौजूद है स्टोमेटा, उस हिसाब से लीफ की टाइप हो गई। अब ये स्टोमेटा देखते हैं, बहुत स्टोमेटा स्टोमेटा हो रहा है तो जरा स्टोमेटा देख लेते हैं। स्टोमेटा तो वैसे मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि हमारे ये जो लीफ होते हैं इनमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, इन सुराखों को स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, आपकी जो लीफ का आपका लीफ है इसकी ऊपर वाली सरफेस कहलाती है अपर एपिडर्मस, नीचे वाली सरफेस कहलाती है लोअर एपिडर्मस। बता चुका हूं कि कुछ में अपर में, कुछ में लोअर में, कुछ में दोनों में। बहरहाल इन एपिडर्मस के ऊपर छोटे छोटे से सुराग होते हैं, उन सुरागों को हम कहते हैं स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा के ऊपर 2 खास किस्म के सेल्स लगे हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। याद होगा इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको खिड़की से दी थी कि आप दीवारों पे सुराख छोड़ देते हो और उन सुराखों पे आप दरवाजे लगा देते हो और ये खिड़की बन जाती है। अब सुराख तो खुला हुआ होता है, खिड़की से क्या होता है जी, आप उस सुराख को बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। आपने खिड़कियों के दरवाजे बंद किए, सुराख बंद हो गया। आपने खिड़की के दरवाजे खोले, सुराख खुल गया। बिल्कुल ऐसा ही मामला यहाँ पर है। लीफ के जो सुराग है ना, उन सुरागों को आप कह रहे हो स्टोमेटा, और उनपे आपने 2 सेल्स लगे हुए, उनको आप कहते हो गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो गया, ये गार्ड सेल्स खुल जाते हैं तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया। तो इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास एपिडर्मस है और उसमें ये बीच के अंदर का हिस्सा है ना, ये सुराग हो गया, इसको आप कहोगे स्टोमेटा है। अब इस स्टोमेटा सुराग के ऊपर आपको 2 सेल्स नजर आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये है गार्ड सेल्स। अब ये देखें, गार्ड सेल्स एक दूसरे से दूर होगा, स्टोमेटा खुल गया, गार्ड सेल्स एक दूसरे के करीब होगा, स्टोमेटा बंद हो गया। तो स्टोमेटा क्या है जी, पोर्स है, हमारे लीफ की एपिडर्मस पे पाए जाने वाले छोटे छोटे से सुराग होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और इनमें 2 खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। अब ये ओपन क्लोज होते कैसे हैं जी, इन गार्ड सेल्स के अंदर देखें आप वैक्यूल्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है आसमानी, ये गार्ड सेल का ये वाला वैक्यूल हो गया, इस गार्ड सेल का ये वैक्यूल हो गया, ये गार्ड सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब गार्ड सेल्स की जो अंदर वाली वॉल होती है ना, ये वाली इनर वॉल, ये वाली अंदर वाली वॉल ये होती है थिक, मोटी, जबकि ये जो बाहर वाली वॉल होती है ये वाली और ये वाली, ये जो आउटर वॉल होती है ना, ये होती है थिन। लिखा हुआ भी है मैंने, देखे, इनर थिक वॉल है और आउटर जो है वो थिन है। तो याद रखिएगा, गार्ड सेल्स के अंदर इनर वॉल्स जो होती हैं वो मोटी होती हैं, बाहर वाली वॉल्स जो है वो पतली होती है। अब इनका अगर गार्ड सेल्स ने यानी स्टोमेटा ने खुलना है तो कैसे खुलते हैं जी, कि इन वैक्यूल्स में पानी भर जाता है।
जब इनमें पानी भरेगा तो इन वैक्यूल्स का साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो ये इन वैक्यूल का जब साइज बढ़ेगा तो गार्ड सेल्स की वॉल पर प्रेशर अप्लाई होगा। ये साइज, जाहिर बात है, इनका साइज बढ़ेगा तो ये वॉल्स को टच कर देंगे। बढ़ते बढ़ते वैक्यूल का साइज इतना बढ़ जाएगा कि ये वॉल से टच हो जाएंगे। अब ये वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्योंकि अंदर की वॉल मोटी है तो ये तो प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि बाहर वाली वॉल पतली है तो ये प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू होगा। तो अल्टीमेटली आपका गार्ड सेल्स ऐसे बाहर मूव हो जाता है, यहां से ये बाहर, यहां से यूं बाहर, और बीच से आपका गार्ड सेल्स खुल जाएगा। इसी तरीके से जब इस वैक्यूल में से आप पानी निकाल दोगे तो ये वैक्यूल अपने साइज में नॉर्मल हो जाएगा और ये वॉल्स आपस में अपनी वापस जगह पर आ जाएंगी, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका गार्ड सेल जो है वो ओपन और क्लोज होता है। तो स्टोमेटा क्या है? हमारे लीफ में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख, और इन सुराखों पे गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के वैक्यूल में पानी भरेगा तो आउटर वॉल पर प्रेशर आएगा, आउटर वॉल पीछे की तरफ मूव होगी, गार्ड सेल्स खुल जाएगा। अब जब ये खुलेगा तो जितना भी फालतू पानी है वेपर्स की सूरत में निकल जाएगा, साथ साथ गैसेस भी आ जाती हैं। याद होगा आपको, फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन के लिए जो गैसेस चाहिए होती हैं या जिन गैसेस को रिलीज होना होता है वो इन स्टोमेटा ही के जरिए रिलीज होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। तो ना सिर्फ इस स्टोमेटा खुलने से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, एक्सेस वाटर लूज हो रहा है, बल्कि गैसेस भी एक्सचेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं जी उसी चीज की कि ये जो ट्रांसपायरेशन है ये किस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो रूट है ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, रूट एयर, ये तो अभी बताया ना आपको। फिर रूट एयर से पानी आता है कहां पर? एपिडर्मस में, फिर एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से फिर ये एंडोडर्मस, एंडोडर्मस से यहाँ जाइलम। तो ये तो थी वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल से, फिर ऑस्मोसिस के जरिए एक सेल से दूसरे सेल मुंतकिल होते होते रूट की जाइलम तक आ गया। अब इस जाइलम से पानी लीफ तक कैसे चढ़ता है? मैंने कहा था ना इसको पढ़ने के लिए हमें लीफ पढ़ना पड़ेगा, वही तो हम पढ़ रहे थे अभी। तो अब हम वो बात करते हैं कि ये रूट की जाइलम में जो पानी आ गया था वो अब ऊपर कैसे चढ़ता है। एसेंट ऑफ सेप कहते हैं इसको हम। तो ये सेप का एसेंट ऑफ सेप होता कैसे? ये जो आपका पानी है जाइलम में ऊपर की तरफ ट्रेवल कैसे करेगा? अब इसके लिए ये देखिएगा, ये है जी आपका लीफ का स्ट्रक्चर। ये ऊपर जो डायग्राम का हिस्सा है ना, ये है लीफ का स्ट्रक्चर। ये वही हो गई जी अपर एपिडर्मस, ये हो गई लोअर एपिडर्मस, ये सारे जो सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं, और ये हो गया स्टोमेटा। अब हमें पता है ये एयर सेक्स कहलाते हैं, ये गैप होता है इनको हम कहते हैं एयर सेक। यहां पर आपके वाटर मौजूद है और जितना भी फालतू पानी है फिर ये स्टोमेटा खुलेगा और ये सारा फालतू पानी आपका ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस हो गया। तो ये तो वही ट्रांसपायरेशन है जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो अब लीफ के अंदर जितना भी फालतू पानी था वो यहाँ एयर स्पेसिस में जमा हुआ, स्टोमेटा खुले और ये सारा पानी वेपर्स की सूरत में बाहर आ गया, वाटर लॉस हो गया जी, ट्रांसपायरेशन हो गया। अब जब ट्रांसपायरेशन हुआ, फालतू पानी सारा निकल गया, तो अब आपके इस लीफ के सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हो जाएगी लो, कम हो जाएगा ना पानी, जाहिर बात है पानी लॉस किया है आपने तो पानी कम हो जाएगा। तो अब आपके लीफ के सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हो गई लो, जबकि जाइलम में पानी भरा हुआ है। ये जो जाइलम है ना इसमें आपके क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अभी इस हिस्से को देखो तो यहाँ पानी भरा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन है इस हिस्से के अंदर। तो चूंकि लीफ के सेल्स ने ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस कर दिया, लीफ के सेल्स के अंदर हो गई वाटर की कंसंट्रेशन लो, जबकि जाइलम के इस हिस्से के अंदर पानी की कंसंट्रेशन है ज्यादा। लिहाजा अब लीफ के सेल्स जाइलम से पानी खींचेंगे, वही हाई से लो मूवमेंट, या हाई है बाहर लो है तो पानी बाहर की तरफ आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि जी लीफ के सेल्स अब जो है जाइलम से पानी को खींचेंगे। जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि आप जूस पी रहे हो स्ट्रॉ की मदद से। अब आपने जूस आपने स्ट्रॉ से खींचा, आपके मुंह में जूस भर गया, अब आपने अंदर कर लिया। जैसे आपने अपने मुंह का जूस अंदर कर लिया, अब आपके मुंह के अंदर जूस की कंसंट्रेशन क्या हो गई? लो, जबकि स्ट्रॉ के अंदर जूस भरा हुआ है। आप क्या करते हो? सक करते हो, फिर दोबारा खींचते हो। आप जैसे ही खींचोगे तो स्ट्रॉ में से जूस होते हुए आपके मुंह में भर जाएगा, आपके पास फिर मुंह के अंदर क्या हो जाएगी? जूस की कंसंट्रेशन ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही मामला यहाँ हुआ है। तो वाटर लॉस किया इसने, अब यहाँ वाटर की कमी हो गई, इसने फौरन जाइलम से पानी खींचा, लीफ के सेल्स ने जाइलम से पानी खींचा और अब लीफ के सेल्स में पानी आ गया। अब यहाँ वही ट्रांसपायरेशन होता रहेगा, वो तो एक और बात। अब यहाँ पर जाइलम के इधर चूंकि इसने पानी गिफ्ट कर दिया, दे दिया, यहाँ हो गई लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर है हाई। तब वही पानी अब हाई से लो की तरफ, तो अब जाइलम का ये जो ऊपरी हिस्सा है ये निचले हिस्से से पानी खींचेगा। तो अब जाइलम जो है वो निचले हिस्से से पानी खींचना शुरू करेगा, तो जो नीचे जाइलम का पानी है अब वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। बिल्कुल स्ट्रॉ वाली एग्जाम्पल, ये जूस का निचला हिस्सा है, आपने ये आपका मुंह है,
आपने जूस जैसे सक किया तो स्ट्रॉ कहां से जूस लाता है, नीचे से लाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो लीफ ने जो ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस किया तो लीफ के अंदर पानी की कमी हो गई। लीफ के सेल्स ने क्या करा, जाइलम से पानी को ड्रॉ किया। अब जाइलम से पानी को ड्रॉ किया तो जाइलम के ऊपरी हिस्से में वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई, नीचे रूट ने जाइलम में पानी भर रखा है। तो अब जाइलम जो है वो क्या करेगा, नीचे से पानी को खींचेगा, तो अब नीचे का पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नीचे का पानी ऊपर चढ़ना होता है इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। ये जो ट्रांसपायरेशन के जरिए ये जो पानी खींचा गया है इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पूल। ठीक है, तो ये जो लीफ के सेल्स हैं जैसे इनके पास पानी की कमी होती है ये क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल करते हैं, पानी को खींचते हैं, और जिससे क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप, यानी पानी ऊपर चढ़ता है। तो ये आपने देखा कैसे कनेक्ट किया मैंने लीफ को और वो जो नीचे वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई थी। तो ऐसे हमारे रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब करते जाइलम तक पहुंचाता है, और फिर लीफ ट्रांसपायरेशन की मदद से अपने अंदर पानी की कमी पैदा करते हैं और फिर जाइलम से पानी को खींचते हैं। जैसे खींचते हैं नीचे से पानी, तो ये कंटिन्यूसली पानी ऊपर चलता रहता है, ये एक समझ लें साइकिल बन जाती है, चलता रहता है, पानी चलता रहता है। अब आते हैं जरा जल्दी जल्दी ट्रांसपायरेशन के कुछ फायदे देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन के कुछ फायदे देख लेते हैं, तो सारे फायदे हैं, ये नीचे जो लिखा हुआ नुकसान है इसको हटा देते हैं। ये फायदे हैं, एक तो आपने देखा जी ट्रांसपायरेशन की मदद से ट्रांसपायरेशन पुल हो रहा है जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सेप हो रहा है ना। ट्रांसपायरेशन की मदद से लीफ के अंदर पानी की कमी हो जाती है और लीफ के सेल्स क्या करते हैं, जाइलम से पानी को खींचते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपायरेशन पुल। और ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से जो है जाइलम से पानी चढ़ना शुरू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप। तो ये ट्रांसपायरेशन की मदद से ट्रांसपायरेशन पुल होता है और ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से एसेंट ऑफ सेप होता है, यानी कि रूट के जाइलम से पानी ऊपर चढ़ना शुरू होता है। हटा दो ट्रांसपायरेशन तो फिर रूट के जाइलम से पानी ऊपर कैसे आएगा। अगर सपोज करें लीफ ट्रांसपायरेशन नहीं कर रहा होता, यहां पर आ जाए वापिस, ये लीफ नहीं करता जी ये वाटर लॉस, तो अब लीफ के अंदर पानी मेंटेन रहता, कमी नहीं होती, तो ट्रांसपायरेशन पुल करने की जरूरत नहीं पड़ती लीफ को, लीफ पानी खींचता ही नहीं। जब लीफ पानी खींचता ही नहीं तो पानी ना तो ऊपर चढ़ता, पानी यहीं रह जाता, एसेंट ऑफ सेप नहीं हो पाता। तो इस ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल होता है और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से एसेंट ऑफ सेप होता है। तो एक तो सबसे बड़ा काम ये हो गया ट्रांसपायरेशन का, कि जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन पुल होगा, और जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन पुल होगा एसेंट ऑफ सेप होगा, यानी रूट से पानी जो है वो ऊपर चढ़ता रहेगा। उसके बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। अब आप खुद सोच लो कि अगर आप देख लो ना, रेट पानी ट्रांसपायरेशन से रूट के पानी को एब्जॉर्ब करना जुड़ा हुआ है, जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता रहेगा उतना पानी चढ़ता जाएगा और रूट के अंदर पानी की कमी होती जाएगी और उतना वो जमीन से पानी खींचता जाएगा। तो ट्रांसपायरेशन आप इंक्रीज करो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा फायदा कि आपके ये फालतू पानी से जान छुड़ा देता है, लीफ के अंदर जितने भी एक्सेस वाटर होता है ट्रांसपायरेशन की वजह से वो निकल जाता है। चौथा, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। आपको पता है जी पानी जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। अब जाहिर बात है लीफ के सुरागों से पानी जब निकल रहा है तो लीफ के ऊपर जो एटमोस्फेयर की लेयर है उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे वो वाली एटमोस्फेयर की लेयर जो है वो ठंडी हो जाती है, और वो लेयर चूंकि लीफ से जुड़ी हुई है तो आपके लीफ को ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसको मैं अगर डायग्राम से समझाऊं, कहाँ है डायग्राम लीफ की, ये वाली डायग्राम, हाँ। अब देखें यहाँ पर ये एपिडर्मस है ना, यहाँ ये वाली एयर जो है, अब जितना जितना ये पानी लूज करते रहेगा आपकी इस एयर के अंदर वाटर वेपर्स आते जाएंगे। अब इस एयर के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी तो ये एयर हो जाएगी ठंडी। अब जब ये ठंडी होगी और ये एयर चूंकि लीफ से जुड़ी हुई है, अब लीफ को ठंडा ठंडा एहसास होगा, तो लीफ के लिए ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। इसीलिए जहां गर्मी ज्यादा होती है ना वहां ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाता है। जब गर्मी ज्यादा होगी, पौधों को, लीफ को गर्मी लगेगी तो पौधा क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन बढ़ा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी लॉस होके जो लीफ के ऊपर वाली एटमोस्फेयर की लेयर है वो ठंडी हो जाए और हमारे लीफ को ठंडक मिले, कूलिंग इफेक्ट पैदा हो। तो गर्मी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना उतना ये ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है। उसके अलावा आप देख रहे हो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से स्टोमेटो ओपन और क्लोज होते हैं, और इन ओपन और क्लोज होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दौरान गैसेस चाहिए होती हैं वो भी आ जाती है। लिहाजा जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा उतना ही ज्यादा स्टोमेटा खुलेगा, उतना ही ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होंगी और फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो कुछ फायदे हो गए ट्रांसपायरेशन के। ना सिर्फ ट्रांसपायरेशन आपका पानी चढ़ाने में मदद दे रहा है, रूट्स की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा रहा है, फालतू पानी से भी जान छुड़ा रहा है, ठंडक गर्मी के अंदर पौधे को ठंडक प्रोवाइड कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए जो गैसेस मिलती हैं उनको भी, उनके अंदर भी जो है वो रेगुलेट कर रहा है, उनको भी बढ़ा रहा है।
एक नुकसान भी है, ट्रांसपायरेशन का एक नुकसान है। मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी पौधा ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर देता है ताकि कूलिंग इफेक्ट मिले। अब जो गर्म इलाके होते हैं जहां पर गर्मी भी होती है साथ साथ पानी की कमी भी होती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह, वहां गर्मी भी है और पानी की कमी भी है। अब वहां ट्रांसपायरेशन नुकसान देती है। कैसे? क्योंकि गर्मी है, ट्रांसपायरेशन चूंकि गर्मी होती है तो प्लांट क्या करेगा, अपना ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर देगा ताकि कूलिंग इफेक्ट मिले। अब उसने ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर दिया जी ताकि उसको गर्मी से तो जान छूट जाए, लेकिन चूंकि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करने का मतलब हो गया ज्यादा पानी का नुकसान, और उन पौधों को पानी की कमी भी होती है। तो ट्रांसपायरेशन तो इंक्रीज कर देते हैं लेकिन साथ साथ उनको पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि गर्म इलाकों में पौधे मर जाते हैं अक्सर। यही वजह है। गर्म इलाकों के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, हम देखते हैं ना गर्मी ज्यादा होती है तो पौधे मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि गर्मी ज्यादा होती है, प्लांट क्या करते हैं जी, गर्मी खत्म करने के लिए ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर देता है। और जब उसकी ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है जी कि उसका वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है, पानी की उसको वैसी कमी है, उसके पास जितना पानी था वो भी जाया हो गया, तो वो प्यासा मर जाता है। तो नुकसान भी हो गया ट्रांसपायरेशन का। तो उसके लिए प्लांट जो है वो कुछ एडॉप्टेशन करता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट चीज जो है वो फैक्टर्स है हमारे पास ट्रांसपायरेशन के, कि ट्रांसपायरेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये चार फैक्टर्स आपके सामने हैं: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और एटमोस्फेरिक प्रेशर।